अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो अपेयर ऑफ किडनी पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद अपेयर ऑफ किडनी के बाद क्या होता है, ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, ठीक है, उसे यूरेटर बोलते हैं। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है। अब किडनीज जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। हमें पता है कि ओवर द मिलियंस ऑफ जो यूनिट्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट्स उनका फंक्शन बाकायदा है वो है हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है, तो किसकी बात करें हम? नेफ्रॉन की बात करें। ठीक है, हाँ जी, ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये ओवर द मिलियंस होते हैं और इनका काम ब्लड को फिल्टर आउट करना, यूरिन फॉर्मेशन है। हाँ जी, तो अपना काम परफॉर्म करने के लिए ये क्या करते हैं कि इनको ब्लड भी सप्लाई होना चाहिए। तो ब्लड इनको कैसे सप्लाई हो रहा है? थ्रू द रीनल आर्टरी। ठीक है, ब्लड जो लेके आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? रीनल आर्टरी। ये ब्लड को लेके आ रही है। ये यहाँ पे इसके जो सेंट्रल है यहाँ से एंटर होती है किडनीज के अंदर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे एंटर हो रही है। और जब ये ब्लड वेसल जो इसके अंदर ब्लड है फिल्टर आउट हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी, तो रीनल वेन जो है वो यहाँ से किडनी से लीव करेगी। फिल्टर हुआ ब्लड, क्लीन हुआ ब्लड यहाँ से कौन लेके जाएगी? वो रीनल वेन है। वो कौन सी है? रीनल वेन। ठीक है, उसको भी मैं ड्रा कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये भी यहाँ सेंट्रल रीजन से ही किडनी में एंटर होती है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे कर, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये समझ आ गई। अब हाँ, अब जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 1% जो है वो किडनीज होती हैं। ठीक है, तो जबकि ये 20% ब्लड इसको जो है पूरी बॉडी का वो हर हार्ट बीट पे, हर कार्डियक बीट पे इसको किडनीज को सप्लाई किया जाता है। कितना? 20% ब्लड जो है हर कार्डियक बीट पे इनको सप्लाई किया जाता है। और इनका वेट कितना है? ओनली 1% ऑफ बॉडी वेट। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ज़रा, इसमें जो क्या होता है, देखिए जब एक किडनी है उसका जो सेंट्रल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो कैविटी है इसकी, ठीक है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ठीक है, उसके बाद ये कैविटी को हमने बोला, ये जो कैविटी है इसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। यहीं से जो है वेन्स जो हैं किडनीज में एंटर होती हैं और यहीं से जो है वो यूरेटर निकलता है। उसके बाद एक डक्ट नुमा यूरेटर होता है, यानी यहाँ से जो एक डक्ट ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये जो डक्ट निकलेगी इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो दोनों किडनी से ये निकलेगा, ये डक्ट नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी एक पेयर होता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि ये पेयर ऑफ क्या है? यूरेटर होता है। तो इसे हम बोलते हैं डक्ट को यूरेटर। ये किडनी से यूरिन को लेके आ रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। उसके बाद जब ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आगे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, ये यूरिन को कहाँ लेके जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे स्लिट नुमा जो है ना वेल्व प्रेजेंट होता है, उसे हम यूरेटर ओरिफिस बोलते हैं। ये क्या होता है? ये ब्लड, ये जो यूरिन को ना वापस नहीं जाने देता। ये वेल्व्स क्या करते हैं? ये वन डायरेक्शनल होते हैं कि यूरिन यहाँ से आगे है ना, तो यूरिन यहीं रहेगा। वन डायरेक्शनल वेल्व होता है, ये यहाँ से वापस नहीं जाने देते। ठीक है, ये जब ये जो मसल्स की तरह के होते हैं, स्लिट नुमा होते हैं। उसके बाद एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को लीव करेगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगी वो यूरेथ्रा होगी। ठीक है, यूरेथ्रा। हाँ जी, फीमेल्स में ये वेजिना के करीब होता है, जबकि मेल्स में ये पेनिस के थ्रू जो है पेनिस में होता है यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा से पहले जो यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये जो स्फिंक्टर मसल्स इस जंक्शन पे जो प्रेजेंट हैं, इस जो है इस पॉइंट पे जो प्रेजेंट है, इस जंक्शन पे प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? यूरिन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर ये रिलैक्स होंगे तो मतलब यूरिन करने की जो है नीड आपको फील होगी, लेकिन अगर ये जो है कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर यूरिन करने की जो है नीड फील नहीं होती। तो यहाँ तक हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, नेफ्रॉन कैसे यूरिन फॉर्मेशन में जो है। हाँ जी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, कैसे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन का किरदार है, कैसे ये फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं
पिरामिड को हटाती हूँ, नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ ये मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ठीक है, ये एक नेफ्रॉन ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यहाँ मेडुला की तरफ आ रही होती है। तो जब किडनी की बात करते हैं तो दो रीजन हमें नज़र आते हैं। एक तो कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि आउटर होता है। ये क्या है, एक आउटर पार्ट है। किडनी का सबसे आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर पार्ट है वो हमें क्या नज़र आता है, मेडुला। ठीक है, ये जो पार्ट हमारे पास है वो क्या है, मेडुला। बाहर से जितनी स्मूथ डार्क रेड कलर की जो सरफेस नज़र आती है वो क्या होती है, कॉर्टेक्स। अब वो डार्क रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि जितनी यहाँ से वेजल्स एंटर होती हैं वो यहाँ पे बारीक आगे वेजल्स में जो क्या हो रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं। तो इस वजह से ये रेड कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेजल्स यहाँ से आ रही होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर देखें तो नेफ्रॉन्स दो तरह के हैं। जो कॉर्टिक्स रीजन में होंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो इस रीजन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये मेडुला से पीछे पीछे जो कि मेडुला में प्रेजेंट हैं, पिरामिड्स के अंदर आपको नजर आएंगे। वो क्या है, जुक्स्टामेडुलरी। ये जो हैं ये इनका बाकायदा रोल है यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन में इनका रोल है। ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो सबसे पहले अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक स्वेलिंग आपको नज़र आएगी। ये बिल्कुल स्वेलिंग की तरह, जैसे कोई छाला सा नहीं बनता, वैसे ये एक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद देखिए ज़रा इसके स्ट्रक्चर में, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक नेफ्रॉन का। सबसे पहले ये तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। ये एक स्वेलिंग टाइप होता है, जैसे कोई दाना सा ना बन जाए, मोटा दाना सा, वैसे ये एक वैसे स्वेलिंग होती है। ठीक है, स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग में क्या होती है कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो यहाँ से जो ब्लड लेके आ रही है उसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्टियोल से पहले ये एक आर्टरी थी, ठीक है, जो कि किडनी में एंटर हुई। उसके बाद ये डिवाइड होकर एफरेंट आर्टियोल बन गई। उसके बाद जब ये यहाँ से ब्लड सारा फिल्टर होके वापस आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास वेसल होगी उसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टियोल। अब उसके बाद एफरेंट जब आर्टियोल ब्लड लेके आएगी तो आगे ये सब डिवाइडेड हो जाएगी कैपिलरीज में। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज में सब डिवाइड हो गई है। आगे मजीद छोटी छोटी वेसल्स में ये जब डिवाइड होगी तो यहाँ पे वेसल्स का एरिया कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड होगा। जब यहाँ पे प्रेशर होगा तो ब्लड प्लाज्मा जितना भी एक्वा सोल्यूशन है वो सब यहाँ पे चला जाएगा इस स्ट्रक्चर में। और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बूमैन कैप्सूल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बूमेन्स कैप्सूल। अब इस कैपिलरीज का जो नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से जितना भी ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा है वो सारा इधर चला जाता है, इस कप शेप्ड में चल जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट है तो उसके साथ जाके ये मिक्स आउट हो जाएगा। तो इसके जो है अंदर जो सोल्यूशन है, फ्लूइड है, उसे हम क्या बोलते हैं, लूमन बोलते हैं। अब इस लूमन में एंटर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ से ये सारा जो प्रोसेस अभी यहाँ तक का मैंने बताया है इसे यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप बोलते हैं, जिसे कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। और जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, जो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, इसमें ब्लड की जो है ब्लड की ग्लूकोज होती है, सम अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इंक्लूड होता है। उसके बाद ये यहाँ से जो है फ्लो करना शुरू करता है नेफ्रॉन के बाकी स्ट्रक्चर की तरफ, जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक का जो पार्ट होता है, जो ये इतना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन में। बाकी ये जो लूप और हैनले है और कलेक्टिंग डक्ट आदि जो आएगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से जो है पेल्विस निकलेगी। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है,
यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है। सारा ब्लड का मटीरियल तो बाहर आ गया इन ट्यूब्स में। अब इन ट्यूब्स के ऊपर ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का जाल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको नहीं दिखा रही, बना के दिखा रही। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे जितना भी मटीरियल जो है बाहर आएगा, क्योंकि ये पोरस होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स पोरस होती हैं, यहाँ से ये बाहर आएंगी। तो यहाँ पे जितना भी क्या होता है साल्ट्स और वाटर है, ठीक है, वो सारा यहाँ से बाहर आएगा। मोस्टली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर होता है जो बाहर आता है, ठीक है, इन ट्यूब से बाहर आता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर, एक और, जिसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, ठीक है। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। अब लूप ऑफ हैनले जो होता है, इससे इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो यहाँ पे नीचे की तरफ आने वाली डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ जाने वाली असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब डिसेंडिंग लिम्ब में जितने भी क्या कहते हैं वाटर है, वो सारा जो है यहाँ से, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब से जो है रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ से जितना भी है वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है, रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। जब ये फिल्ट्रेट जो है असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगा, तो जितने भी सॉल्ट्स होंगे उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। अब इस फिल्ट्रेट ने दोबारा से यहाँ पे जाना है इन ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। डिस्टल का मतलब होता है सिरा, यानी आखिरी उसका हिस्सा, ठीक है, उसका टर्मिनल। वहाँ जी, यहाँ पे जितने भी वाटर सॉल्ट्स, इनको एक दफ़ा फिर से रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। यहाँ से दोबारा से वो निकलेंगे और इसके ऊपर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको इनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। और पीछे ज़्यादातर क्या रह जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, और इस तरह से जो है अगर सॉल्ट्स की फ्लूइड में मिकदार ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पे क्या रह जाएंगे, यहाँ पे इन ट्यूब्स में रह जाएंगे। फिर ये सारा फिल्ट्रेट जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारा जो है इस लार्ज कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होंगे। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो एपिथेलियम, यहाँ पे सेल्स की जो एपिथेलियम लेयर है, वो भी जो है सब्सटेंसेस सेक्रीट करती है। वो हाइड्रोजन आयंस को सेक्रीट करेगी ताकि जो फिल्ट्रेट है उसकी पीएच को बैलेंस किया जा सके। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ पे, पेल्विस में जो है इसको क्या कर रही हैं, पेल्विस में जाके क्या कर रही हैं, एंड हो रहा है इनकी जो ये कहाँ पे गिर रही हैं, जाके ये पेल्विस में यहाँ पे आ रही हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना हिस्सा है ये सारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाकी ये जो लूप्स वगैरह हैं, ये ट्यूब्स जो नीचे को एक्सटेंड कर रही हैं, वो इस तरह से आ रही होती हैं, और ये सारा यूरिन को कलेक्ट करके पेल्विस में लेके आ रही होती हैं। तो आपको ये समझ आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।